हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूपीएससी प्रीलिम्स एनवायरनमेंट क्वेश्चन सीरीज। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के जो भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं, अभी तक पूछे गए हैं, पिछले 20-30 साल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले भी हम इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं 2006 से लेकर 2008 तक के इन 3 साल में जो पूछे हुए क्वेश्चंस है। चलिए इनको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पे कंट्रीज पूछा गया है, is the first country in the world to propose a carbon tax for its people to address global warming। आप जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न चल रहे हैं। सबसे पहला मीटिंग पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होता है 1972 में होता है और ये होता है स्टॉकहोम के अंदर। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन के अंदर में। तो यहाँ पे पहली मीटिंग होती है और मीटिंग जो होती है 5 जून से यहाँ पे स्टार्ट होती है। इस वजह से 5 जून को अब एनवायरनमेंट डे के नाम से भी मनाते हैं, आपको पता ही होगा। और धीरे धीरे करके फिर 1992 में फिर हमारी जो सेकंड मीटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग्स में से सेकंड इम्पॉर्टेंट है, वो रियो डी जेनेरियो की मीटिंग होती है, जिनमें हम सेम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि हम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके अंदर में जब आप देखेंगे कि जब क्योटो प्रोटोकॉल, यानी यहीं से एक 1992 के मीटिंग से बनता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। और यूएनएफ ट्रिपल सी क्या करता है कि वो अपने मीटिंग करना स्टार्ट करता है 1994 में। ये एक्टिव हो गया था यूएनएफ ट्रिपल सी, हालांकि बना था 1992 में और एक्टिव होने में इसको 2 साल लगे। और उसके बाद एक्टिव होने के बाद वेरी नेक्स्ट ईयर यानी 1995 से ये मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और जो पहली मीटिंग होती है वो बर्लिन के अंदर में होती है, जर्मनी के अंदर में। और जो सेकंड मीटिंग होती है 1996 के अंदर में होती है। और ये जो मीटिंग होती है ये होती है हमारे इन द पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में ये मीटिंग हुई। और फिर 1997 में वो मीटिंग हुई जो अभी तक की आप बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल मीटिंग रही है, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। इसके अंदर में ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान के अंदर में ये मीटिंग होती है और ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेप लिए जाते हैं। तो 1997 के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि 1997 में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे उसका जो कमिटमेंट टाइम पीरियड था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे वर्ल्ड से, यानी सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड से 5.2% ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कम कर देना है। तो 5.2% अगर ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर देना, कहाँ से? हम 1990 लेवल को इन्होंने लिया। और कब तक इसको कम कर देना है? 2008 से हमें स्टार्ट करना है और 2012 तक हमें ये कंप्लीट कर लेना है। यानी इन्होंने प्लेज लिया जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में जो 1997 में होता है कि 5.2% जीएचजी कम कर देंगे। किस लेवल से? 1990 के लेवल से। किस टाइम पीरियड में? 2008 से 12 के बीच में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर धीरे धीरे करके कुछ कंट्रीज ज़्यादा बोल सकते हैं कि काफ़ी अलर्ट हो गई और काफ़ी अच्छे उन्होंने स्टेप्स भी उठाए। उनमें से सबसे पहले जो स्टेप उठाने वाली कंट्रीज है वो पूछा गया है कि 2006, यानी जब तक क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम पीरियड भी स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले ही बढ़ चढ़ के किसने हिस्सा लिया इसके अंदर में, जिसने अपनी कंट्री के अंदर में जो कंपनीज जो पॉल्यूशन एमिट करेंगी उनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। प्लस में जो दूसरी कंपनीज जो बाहर से आई हैं, यानी उस कंट्री के अंदर में जो बाहर से आई हैं, उनके ऊपर भी टैक्स, ये स्लैब उनके ऊपर लगा दिया गया। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार कार्बन टैक्स जो है वो लिया? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो है टैक्स लिया। तो इसका आंसर होगा डी। सो न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रपोज अ कार्बन टैक्स प्रपोज करने वाली। और अर्ली 2000 के अंदर में ये जो है टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। ये एनकरेज करेगा इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल को टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। और बाद में लेकिन क्या होगा जब ये पूरा, जैसे मैंने बताया आपको, 2008 में जब हम एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ले आए तब इसको यहाँ पे ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया। और 2005 तक, यानी इसको एक तरीके से द कार्बन टैक्स प्रपोज वाज लेटर एबंडॉन्ड। एबंडॉन्ड का मतलब है खत्म हो जाना या वीक हो जाना इन 2005 इन फेवर ऑफ एन
एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो कि हमारी आई थी 2008 में, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का एक टाइम पीरियड था, जो स्टार्टिंग का 2008 से लेकर 2012। सो इसका आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने पहले से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी है। हम स्टूडेंट को पहले ही हर बार उसको बोलते रहते हैं कि ये सीरीज जो है नेशनल पार्क की जो पूरी लिस्ट है, वाइल्ड लाइफ की जो लिस्ट है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। टीचर आपको बताएंगे कौन सा कहाँ पे, लेकिन याद तो आपको रखना पड़ेगा। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जस्ट लिंक करना है कि कौन सा कहां से लिंक्ड है। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है। चंद्र प्रभा, ठीक है, चंद्र प्रभा, ये अगर देखेंगे तो इसका जो लिंक है वो डायरेक्टली वाराणसी से है। तो एक पहला अगर आपको पता चल गया, आप सोचिए कि पहला निकल गया, तो ए का ये एक पहला, ये फोर्थ है और ये फोर्थ है, तो ये तो हम यहाँ से ओमिट कर सकते हैं और ये भी हम यहाँ से ओमिट कर सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, कारेरा, कारेरा झांसी में है, सिंपल, कारेरा इज इन झांसी। तो डेफिनेटली ये सेकंड से आपको आइडिया इसी से लग जाएगा। और जो जैसामंड है, जैसामंड जो है उदयपुर के अंदर में है, जैसामंद इज इन उदयपुर। और जो नाहरगढ़ है वो हमारा है जयपुर के अंदर में। नाहरगढ़ तो आपने सुना ही होगा, राजस्थान का एरिया में है, तो इस वजह से आप इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्टली फैक्चुअल है, तो आपका अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की लिस्ट को जानते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेफिनेटली 500 प्लस है तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन ये आप अगर गौर करेंगे तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पहले नेशनल पार्क को कर लें। अगर नेशनल पार्क अगर आपने पढ़ लिए तो एट प्रेजेंट अभी हमारे पास 106 नेशनल पार्क है। जब आप 106 नेशनल पार्क कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा, जब आप नेशनल पार्क पढ़े पता चलेगा कि उसी के अंदर में एक एक नेशनल पार्क में दो दो तीन तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो आप जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाती है। तो मेन फोकस अगर इन 106 पे किया जाए तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इनडायरेक्टली कवर कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, पहले इसको एक बार और देख लेते हैं। चंद्र प्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी के अंदर में है, आप वाराणसी जानते ही हैं। कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झांसी के अंदर में है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में है। आप जानते हैं झांसी का ये जो रीजन है वो लोकेटेड है झांसी मध्य प्रदेश के पास में। तो लोकेटेड टू द होम टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे आज के टाइम पे। अगर हम 2025 में अभी ये क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है, यानी एक आइडिया से अगर हम लगाते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो 50 से सिर्फ 70 रह गई। और इसके खत्म होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर में, ये मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, और ये जो हमारा राजस्थान वाला रीजन से जैसे ही ये पाकिस्तान की तरफ एंटर करती है, तो पाकिस्तान वाले इतना क्रूएल हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते, कि जस्ट इसका नाम इंडियन है, इसको देखते ही मार देते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। दूसरा है कि जो यहाँ पे आपका जो हैबिटाट भी जो है इसका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है राजस्थान के अंदर में। और अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स भी हैं। सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है जो लोगों को वहाँ पे एक तरीके से उसकी पूजा करते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ऐसे नेचुरल हैबिटाट्स के ऊपर में। तो सैक्रेड ग्रुप का जो पूरा एरिया, वहाँ पे हमें इंडियन बस्टर्ड मिलती है। ये बर्ड जो है ये जैसे ही उड़ के पाकिस्तान की तरफ जाती है, एक तो वो पॉपुलेशन कम हो रही है। दूसरा, इंडिया के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें आप देख पाएंगे कि सैक्रेड ग्रुप को धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे उसको ख़त्म करती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर है, और नाहरगढ़ जो है ये आप जानते होंगे, उदयपुर, नाहरगढ़ और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। अगर आप इनमें से चार में से अगर एक भी ठीक से जानते हैं तो आप आंसर तक तो पहुंच ही सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट आते हैं कि वेयर इज बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व विच हैज बीन recently added to the UNESCO's Man and Biosphere Network program। अब मेन चीज है इसके अंदर में ये पूछा गया कि ये वाला जो पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सी कंट्री के अंदर में होगा इन चारों में से।
अब ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में। 2006 में हम बहुत ज़्यादा यानी क्वेश्चंस नहीं आते थे एनवायरनमेंट की, मतलब 2010 तक भी नहीं आते थे। आप जानते होंगे, मैंने बताया था जब तक IFOS का जो पेपर है जब तक कॉमन नहीं था तब तक क्वेश्चन थोड़ा कम आते थे। उसके बाद में क्वेश्चन यानी 2010-11 के बाद में क्वेश्चन ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं। लगभग 20 के आसपास का एवरेज रहता है एक जो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वेयर इज बुंदला बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया, कौन सा, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी खबर हुआ करती थी कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में एक और बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हो गया है। डेफिनेटली इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये हमारे 2000 यानी अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर अगर बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो एट प्रेजेंट ये 2000 सन 2010 2020 तक भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हो गए थे। यानी 18 बायोस्फीयर रिजर्व एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के अंदर में है। और वहां से अगर हम देखेंगे तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो डायरेक्टली यूनेस्को के अंडर में आते हैं। वैसे जो हमारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर में, ये सब यूनेस्को के साथ ही आते हैं। लेकिन जो उनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि उनको यूनेस्को के ऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें, एक तरीके से बोल सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें यूनेस्को वाले ही फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है डायरेक्टली आपको याद होगा, डेफिनेटली उस टाइम पे करंट अफेयर में रहेगा तो इजीली आप कर लेंगे। श्रीलंका इसका आंसर है। श्रीलंका के अंदर में बुंदला बायोस्फीयर रिजर्व को यहाँ पे रखा गया है। ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो ये हमारा श्रीलंका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लार्जेस्ट कोरल रीफ यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ होगा। ओके, लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ होगा, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो कोरल रीफ्स आपको दिखाई देते हैं वो कहाँ पे है, वर्ल्ड के अंदर में पूछा गया है। तो ये मुझे लगता है कि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह की जो न्यूज़ रहती हैं वो तो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो का लार्जेस्ट कोरल रीफ जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं। ये हम लोग स्कूल में ही इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। आप अगर जानते हैं तो ये है हमारा, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमारा ग्रेट इंडियन जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कोरल्स हैं। हियर वी हैव कोरल, दिस इज आर ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन के अगर हम थोड़ा नीचे देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की इधर साइड में अगर हम देखेंगे तो कोरल है। ये कोरल जो होते हैं ये इधर से आने वाली जो वेव्स हैं उनको भी ब्लॉक करते हैं, प्लस में इधर से आने वाली जो हवाएं हैं उसको भी ब्लॉक करते हैं, प्लस में इधर से आने वाली जो शिप जो है उनको भी ब्लॉक करते हैं। इसी वजह से इनको बैरियर बोला जाता है, यानी एक रुकावट है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में लार्जेस्ट कोरल रीफ से यहाँ पे वर्ल्ड के, और ये लगभग 2300 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी ये आते हैं। और ये एक कोरल फॉर्मेशन और वाइब्रेंट इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बहुत सारी स्पीशीज, कई हजार स्पीशीज इसके अंदर में रहती है। अगर हम एक रफ आइडिया अगर लगाते हैं तो कोरल जो रीफ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरल जो होता है एक ये एनिमल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको प्लांट समझते हैं, बट ये ऐसा एनिमल है जो इमोबाइल है, यानी ये चल नहीं सकता। तो डेफिनेटली मोरलेस आप बोल सकते हैं कि ये प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाता है क्योंकि ये चल नहीं सकता है। बट एनिमल होने के नाते ये जो कोरल होता है ये खुद खाना नहीं बना सकता, यानी ये एक तरीके से ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकता, हेट्रोट्रॉफ है। अब ये खाने का कैसे अरेंजमेंट करेगा? कोरल का जो शेप होता है वो लगभग आप देखेंगे कि केन शेप होता है। इस तरह के कोरल्स जो पॉलिप से निकलते हैं, और कोरल्स क्या करते हैं, कोरल्स को साथ में जो एक म्यूचुअल रिलेशन में, म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, इसके अंदर एक एल्गी आके रहने लग जाती है। तो जो एल्गी है वो इसको खाना प्रोवाइड करती है। उस एल्गी का क्या नाम है? जूजेंथिलाई।
जूजेंथिली। जूजेंथिली एल्गी जो है वो इस कोरल के अंदर में आके रहने लग जाते हैं। जूजेंथिली इसको खाना प्रोवाइड करती है क्योंकि ये एल्गे है, और कोरल उसके बदले में इनको खाना प्रोवाइड करने के बदले में इनको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये सर्वाइव करता है कोरल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है। अगर एक दूसरे के साथ अगर वो नहीं रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ में कोरल जो है साथ में अपने माउथ में से, अपनी बॉडी में से एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी निकालता है। कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता है और वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं रीफ। तो कोरल एक एनिमल है और वो जो अपने माउथ से कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड स्ट्रक्चर निकालता है, जब वो माउथ से निकालता है, अपनी बॉडी से निकालता है, डेफिनेटली उस टाइम पे ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है तब आप देखेंगे कि इसके अंदर में ये आ, आ, आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया है कि लगभग आप लगा सकते हैं 90,000 स्पीशीज, 90,000 मैराइन स्पीशीज इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। यानी कोरल के ऊपर कोई इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज करता है सेफ्टी पर्पस के लिए, कोई फूड सर्च करने के लिए यहाँ पे आता है, कोई एग ले करने के लिए आता है, कोई रेस्ट करने के लिए आता है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए आता है, अलग अलग एक्टिविटी के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये कोरल जो है ये एक तरीके से एक ऐसा ग्राउंड बन जाता है जहाँ पे लगभग 90,000 स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, डेफिनेटली इसलिए एक बहुत बड़ा ये न्यूज बन जाता है। अगर कोरल ब्लीचिंग और कोरल का कलर अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब पॉल्यूशन हो गया है। उस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है। और जिस टाइम की क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में, डेफिनेटली उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आप जान चुके होंगे कि कोरल रीफ जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लगभग ये हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के ये वाले जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के इधर अगर हम देख रहे हैं कोरल सी है, और ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, क्लियर है? तो फोर्थ का ए आंसर होगा करेक्ट। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ में। दलबर्गिया स्पीशीज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दलबर्गिया स्पीशीज जो है ये एक ऐसी स्पीशीज है जो आप देखेंगे कि डेफिनेटली ये रोजवुड है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, हम लोग इसको इकोलॉजी एनवायरनमेंट में करते हैं। और अभी एट प्रेजेंट अगर 2025 में भी देख रहे हैं तो आप सोचिए अब ये न्यूज में चल रहा है। क्यों न्यूज में चल रहा है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये है हमारा दलबर्गिया जो ट्री है। ये दलबर्गिया जो ट्री होता है ये रिसेंटली इतना ज़्यादा एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हुआ है इसका, और काफ़ी ज़्यादा इसकी तस्करी भी की जाती है, क्योंकि इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है। एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसकी लकड़ी बहुत काम आती है, लग्जरी आइटम्स बनाने में, हैंडीक्राफ्ट बनाने में, फर्नीचर बनाने में बहुत रिच क्वालिटी का टिम्बर इससे मिलता है, रिच क्वालिटी का लकड़ी इससे मिलता है। इसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा तस्करी भी चलती है। इसके सीड्स को इधर से उधर भी ले जाया जाता है, इसको कट करके एक तरीके से स्मगलिंग भी चलती है। तो उसको बचाने के लिए जो हमारा साइट्स प्रोग्राम है, आपको जानते होंगे, हम लोग क्लास में इसको करते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा कन्वेंशन है जिसके अंदर में जो हम ट्रेड करते हैं। अब आप जानते ही होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एनिमल बेस्ड होते हैं या फिर प्लांट बेस्ड होते हैं। अगर इन एनिमल और प्लांट बेस्ड को अगर हम बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाएं, डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन भी कम हो सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप लेदर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें होती है, लकड़ी के आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम बहुत ही कॉमनली उनको यूज करते हैं। तो उसमें से काफी चीजें तो अलाउड होती है, लेकिन कुछ अगर वो प्लांट और एनिमल किसी एंडेंजर कैटेगरी में चला गया है, उसकी स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो उसको साइट्स जो है बैन कर देता है ट्रेड के लिए। अब आप ट्रेड नहीं कर सकते उससे, लकड़ी के फर्नीचर नहीं बना सकते हैं, उसको हर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, मेडिसिन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, आप एनिमल के बॉडी पार्ट्स को नहीं यूज कर सकते हैं अगर साइट्स के अंदर में उसको ला दिया गया है। तो रिसेंटली दलबर्गिया सिसु जो है इसको अपेंडिक्स सेकंड के अंदर में डाल दिया गया है। दो अपेंडिक्स है साइट्स के अंदर में, एक है अपेंडिक्स 1
और एक है अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है बहुत ज़्यादा खतरे में है, और जो 2 का है, 2 का मतलब उस खतरे में है लेकिन उससे कंपैरेटिवली कम है। ये बहुत ज़्यादा, यानी इसके ऊपर जो प्रोहिबिशंस ज़्यादा होंगे, और हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस, हमें एक वर्ड यहाँ पे सूटेबल इसमें रहेगा। तो ए का मतलब है प्रोहिबिशन, यानी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको बख्शा ही नहीं जाएगा, एक तरीके से सजा होगी ही होगी अगर आप ऐसे एनिमल प्लांट को डील करते हैं। और A2 का मतलब है सजा होगी बट उतनी नहीं होगी जितना ये। अभी A2 में यानी एनेक्सर 2 में कोई स्पीशीज अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाए तो उसको A1 में भी डाल दिया जाता है, और उसको डेफिनेटली बचाना हमारा कर्तव्य है। तो इस वजह से 2024-25 के अंदर में ये न्यूज़ में रहा। तो ये याद रखिएगा, ये एक रोजवुड की कैटेगरी है। तो दलबर्गिया इज़ अ रोजवुड। ये काफ़ी जगह मिलता है, हिमालय में भी मिलता है, और बहुत जगह पे ये प्लांट हमें, ये ट्री हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो पूछा गया है कि हमारा इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयाज ओनली। ठीक है, ये वाली अगर हम बात करें रेड पांडा, अगर आपको याद है तो पांडा कैसा दिखता है, वो पांडा की तरह ही थोड़ा बहुत ये दिखता है, बट डेफिनेटली वैसा पांडा नहीं होता जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये वेस्टर्न हिमालयाज में, चलिए ठीक है, यहाँ तक भी अगर हम स्टेटमेंट को ठीक माने, ये जब वर्ड आता है ओनली, याद रखिएगा जब भी एब्सर्ड वर्ड आते हैं, जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रेड पांडा ठीक है, वैसे तो ये ईस्टर्न हिमालय में मिलता है, ईस्टर्न हिमालय में मिलता है, थोड़ा बहुत आपको ये वेस्टर्न हिमालय में भी मिलेगा, बट यहाँ पे जब ओनली वर्ड यूज कर लिया डेफिनेटली ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी ओनली जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो और ज़्यादातर में वो चीज़ें रॉन्ग भी होती है। अब हमेशा ऐसा नहीं सोचना, लेकिन ओनली पे फोकस जरूर हमें देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन इंडिया स्लो लोरिस लिव्स इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये आप बोल सकते हैं, स्लो लोरिस जो एनिमल है, ये छोटी कैट की तरह जो दिखता है, ठीक है, वैसा ही ये एनिमल है, और ये नॉर्थ ईस्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो आंसर इज बी, बी इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। देख लेते हैं इसका, यस बी इज करेक्ट आंसर। तो सेकेंड ओनली, तो ये वाला जो एनिमल है दिस इज एक्चुअली द रेड पांडा, और ये स्टेटमेंट मैंने बताया आपको रॉन्ग है, क्योंकि ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा आंसर है जो स्लो लोरिस, ये जो एनिमल है दिस इज स्लो लोरिस। तो स्लो लोरिस जो है, ये आपने कभी अगर टीवी वगैरह अगर आप देखते हैं तो डिस्कवरी वगैरह चैनल पे इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी रैंडम एनिमल के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, या तो आप कहीं ना कहीं उसको न्यूज़ में देखते हैं, या फिर कोई स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, इस वजह से वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में वो स्पीशीज़ घूम रही है, इसी वजह से पूछा जाता है। इसलिए जब भी हम कोई करंट अफेयर में जब भी कोई ऐसी स्पीशीज़ करते हैं, नेक्स्ट ईयर वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आसाम में, मेघालय में और दूसरी आसपास की जो स्टेट्स हैं उसमें ये स्लो लोरिस जो है हमें दिखाई देता है। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज टॉप स्लिप। टॉप स्लिप किसको यहाँ पे बोला जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये डेफिनेटली ये आपको याद करने वाला चीज़ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। टॉप स्लिप एक, अगर आप इंदिरा गांधी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर में जो ये नेशनल पार्क है, जब आप इस नेशनल पार्क के अंदर में जाएंगे तो जहाँ से हमें सफारी मिलती है, मान लीजिए ये हमारा नेशनल पार्क है और यहाँ से हमें सफारी मिलेगी, और पहले लोगों को यहाँ तक जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से सफारी के थ्रू या तो गाड़ी होगी या फिर किसी और तरह का सफारी होगा। ठीक है, यहाँ से गाड़ी से फिर आप अंदर की तरफ जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे लोग वेट करते हैं, जहाँ सफारी मिलती है, वो एक्चुअली में उस पॉइंट का नाम है टॉप स्लिप। टॉप स्लिप, ओके। तो ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है यहाँ पे टॉप स्लिप। तो कई बार आप ये देखेंगे कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बोल के कुछ लोग बोलते हैं टॉप स्लिप जाना है। टॉप स्लिप मतलब वहाँ से फिर आगे सफारी मिलेगी, तो टॉप स्लिप के नाम से फेमस है। ये आपको फैक्चुअल चीज़ें हमारी जब क्लासेस करते हैं, जब वो चीज़ें करी जाती हैं, तो आपको ये आइडिया होगा। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु के अंदर में, टॉप स्लिप इसको क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, नेचर अपने आप में ब्यूटीफुल है।
तमिलनाडु के अंदर में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मिलती है। और टॉप स्लिप ये वो रीजन है जहाँ से सफारी आपको मिलेगी। टिकट वगैरह जब यहाँ पे चेक होती है वहाँ पे है ये। तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे वेस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु में आपको मिल रही है और इसको हम टॉप स्लिप भी बोल रहे हैं। लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया है। बहुत सारे एनिमल्स है, टाइगर है, एलिफेंट है, सेवरल बर्ड स्पीशीज है। और आप जानते होंगे कि साउथ इंडिया में लगभग 2/3, मतलब आप लगा सकते हैं कि 2/3 एनिमल स्पेशली एलिफेंट जो है यहाँ पे मिलते हैं। केरला तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा हमें एनिमल मिलते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें बिलीगिरी रंगा, बिलीगिरी रंगा जो कॉरिडोर है वो पूरा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें एशियन एलिफेंट्स की स्पीशीज दिखती है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत पुराना एरिया है, ये वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आके मिलता है, याद रखिएगा नीलगिरी पे। और वहीं पे ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। टॉप स्लिप जो है हमारा, इसको हिस्टोरिकल मेथड है ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर यूजिंग एलिफेंट एंड इज पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक एंड नेचर लवर। ये एक तरीके से यहाँ पे पहले के टाइम पे, अब डेफिनेटली अभी इतना नहीं होता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ से गाड़ी मिलेगी और सफारी मिलेगी, पहले उससे भी पहले यहाँ पे टिम्बर और ये सारी चीज़ें एलिफेंट के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट की जाती थी। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका डी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को टॉप स्लिप हम बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन बस्तर रीजन। बस्तर रीजन में कौन सा है? ये तो डेफिनेटली सिंपल, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है हमारा बस्तर रीजन में हमें मिलेगा। देख लेते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंद्रावती जो हमारे पास नेशनल पार्क है ये बस्तर रीजन में है, जो कि छत्तीसगढ़ रीजन में हमें दिखाई देता है। इट इज नॉन फॉर रिच डाइवर्सिटी है, टाइगर है, वाइल्ड बफेलो है और दूसरी स्पीशीज भी है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये इंद्रावती जो रिवर यहाँ से फ्लो करती है, डेफिनेटली उसके नाम से इसको रखा गया इंद्रावती बायोस्फीयर रिजर्व। और जो छत्तीसगढ़ में जो हमारी रिवर, जैसे उस साइड से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी रिवर्स वहाँ से निकलती हैं, तो उस पे से एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमने यहाँ पे इसमें मैप लगाया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में हमें ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क दिखाई देते हैं। कैंगर वैली है, यहाँ पे इंद्रावती है, कुतरू भी जिसको हम बोलते हैं, और गुरु घासीदास संजय जिसको हम नेशनल पार्क भी आजकल बोलते हैं, वो एक तरीके से प्रेजेंट है। तो ये पूरा जो चार्ट आपके सामने है, लगभग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 106 नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो इसको आपको देख लेना चाहिए। पूरा का पूरा जो इंडिया के अंदर में जितने भी नेशनल पार्क है वो हमें पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे हमें नेशनल पार्क हमें मिलेंगे, और इन्हीं रीजन के साथ साथ आप देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। तो सिंपल इसका आंसर होगा इंद्रावती नेशनल पार्क। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। दूसरे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश के अंदर में है लोकेटेड। बंगाल टाइगर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अभी डेफिनेटली इसमें थोड़ा कम हुए हैं, अभी थोड़ा सा कंपैरेटिवली अभी थोड़ा कम देखने को मिला। लिपर्ड भी इस पर्टिकुलर एरिया में, बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। डियर ये आपको इस रीजन में दिखा है। दंदेली जो सेंचुरी है वो कर्नाटका में मिलेगा। ब्लैक पैंथर यहाँ पे मिलेगा। एलिफेंट, हॉर्नबिल और फ्लोरा बहुत ज़्यादा, यानी प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बर्ड वॉचिंग के लिए बर्ड सेंचुरी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जिसका जो आंसर होगा दैट इज द इंद्रावती। राजाजी नेशनल पार्क आप जानते ही हैं, जब गंगा जब मुड़ती है, ये मान लीजिए हमारा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के नीचे ये वाले पर्टिकुलर रीजन में हमारा पड़ता है ये दैट्स इट, ये है गंगा रिवर। गंगा रिवर बहुत सारे रीजन से निकलती है। 5 बड़े रीजन की अगर हम बात करें, सतोपंथ से निकलती है, नंदा देवी से निकलती है, भागीरथी से निकलती है, सतोपंथ से निकलती है, और जो गंगोत्री है वहाँ से निकलती है। तो ये सारे पॉइंट जंक्शन निकल के जब ये इधर नीचे की तरफ आती है, फिर ये ऐसे टर्न लेती है, टर्न लेके ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा होता है, यानी एक तरीके से मेंडिंग हो। तो यहाँ पे है नेशनल पार्क। तो ये है उत्तराखंड और ये है यूपी,
और जैसी फिर थोड़ी देर बाद ही ये शिवालिक रेंज आ जाएगी, और शिवालिक रेंज के बाद में ऋषिकेश शिवालिक रेंज के बाद में अब ये रिवर इधर की साइड में चल पड़ेगी, और फिर ये ऐसे जाके ये ऐसे प्रयागराज तक पहुंच जाती है। तो ये इसका जनरली रूट रहता है। तो वहाँ पे आप राजा जी नेशनल पार्क जो है हमें यहाँ पे दिखाई देगा, डेफिनेटली देवप्रयाग के आगे ये आपको मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द इंद्रावती नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं हम। Which one of the following is not essentially a species of the Himalayan vegetation? अब हिमालयन वेजिटेशन जब हम फॉरेस्ट करते हैं तो फॉरेस्ट के अंदर में हमें जितने भी हमारे फॉरेस्ट है, चाहे वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, चाहे वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, चाहे वो ओनली डेसिडियस फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल डेसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, चाहे वो किसी भी टाइप के फॉरेस्ट है, उनके स्पीशीज तो हम देखते ही हैं। तो उसके अंदर में अगर आपको कोई स्पीशीज याद है तो उससे आप इजीली इसको कर सकते हैं कि जूनिपर भी आपने रीजन में हिमालयास में देखा है, ठीक है, और सिल्वर फर भी अगर आपने देखा है, और स्प्रूस भी इसके अंदर में आपने देखा है। तो अगर हम देखना चाहें कि नॉट असेंशियली अ स्पीशीज जो नहीं है वो पूछा गया है, तो महोगनी आप देखेंगे और भी जगह पे आपको मिलता है, सिर्फ हिमालय में यहाँ पे जनरली हमें नहीं दिखाई देगा, बाकी जगह में दिखाई देता है। देखें अगर इसके कैसा दिखता है महोगनी, तो महोगनी इस तरह का ये प्लांट ट्री दिखाई देता है। डेफिनेटली जो स्वेतेनिया, ये इसको हम जनरली बोलते हैं बायोलॉजिकली, इट इज द नेटिव टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये सेंट्रल अमेरिका में, अफ्रीका के अंदर में और इंडिया में भी मिलता है, बट वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा हमें। ये स्पेशली पूरे हिमालयास के अंदर में एक कॉमन स्पीशीज ये नहीं है। डेसिडियस है नेचर का, हार्डवुड ट्री है, और वार्म टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और बहुत सारा कोल्ड जो है उसके लिए एडेप्टेड ये नहीं है। हाई क्वालिटी का इसमें टिम्बर भी मिलता है, ड्यूरेबल वुड रहता है, फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है। तो 9th का जो है बी आंसर हो जाएगा। जूनिपर की फोटो हमने यहाँ पे लगा दी है। सब एल्पाइन और एल्पाइन जोन, एल्पाइन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ऊंचे, ये वाला जो रीजन है दिस इज एल्पाइन, और ये वाला जो रीजन है दिस इज सब एल्पाइन। सब एल्पाइन अगर मीनिंग पता हो तो आप इजीली चीजों को समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो एल्पाइन और सब एल्पाइन रीजन में ये जूनिपर, ये वाला जो अगर आप कभी घूमने कभी गए हो शिमला की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर में, या कुल्लू के ऊपर पहाड़ी, रोहतांग पास के आसपास में, तो इस तरह की चीजें आपको बहुत इजीली दिख जाएगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कॉनीफेरस श्रब होता है डेफिनेटली ये, क्योंकि ऊपर से अगर इसमें कोई अगर कॉनीफेरस टाइप का अगर इसका शेप नहीं हुआ तो ऊपर से जो आइस आती है वो इस पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से फेल कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए ड्रॉट रेजिस्टेंट है, और जूनिपरस रिकर्वा इसका एक कॉमन स्पीशीज भी है। ये हमारा सिल्वर फर ये जो है हमारा एक टेम्परेट और सब एल्पाइन फॉरेस्ट में मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छी हाइट पे ही हमें मिलता है इस तरह का। ये पूरा ट्री का भी मैंने फोटो नहीं लगा रखा है, ऊपर पार्ट का है सिर्फ, ये पूरा ट्री भी देखेंगे तो आपको ये कुछ आपको इस तरह का कॉनीफेरस टाइप ही दिखाई देगा। टॉल है, एवरग्रीन है, और कॉनीफेरस ये ट्री है। नीडल लाइक लीव्स हो गई, आप देख पा रहे हैं अपने पानी को बचाने के लिए नीडल लाइक लीव्स हो गई। कोन बियरिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका, और हम देखेंगे कि इसमें मिडल और अपर हिमालयस के अंदर में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्प्रूस की तरफ। ये आपने जरूर देखा होगा, ये है हमारा स्प्रूस, और ये हिमालय की चोटियों में मिलता है, सब एल्पाइन रीजन के अंदर में लगभग इतनी हाइट में। ये भी कॉनीफेरस है ऑफ कोर्स, यहाँ पे ड्रोपिंग ब्रांचेस होती हैं, लटकी हुई ऐसे ब्रांचेस होती हैं, टॉल होता है, ठीक है, कूल और मॉइस्ट कंडीशन में रहता है। टिम्बर, रेजिन और पेपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब डेफिनेटली अब बोल सकते हैं कि कम यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 9th का बी आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ में। पूछा गया है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको कहाँ मिलते हैं? अंडमान में मिलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ठीक है, अब ये आप जानिए कि अंडमान के अंदर में, अंडमान कहाँ है? समुद्र के अंदर में। अब समुद्र के अंदर में अगर है तो वहां तो सॉल्ट वाटर है, इज दैट क्लियर? सॉल्ट वाटर है, तो अगर सॉल्ट वाटर है
तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ऐसी जगह के अंदर में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही मिलेगा। जब ये नहीं पूछ रहा है कि क्रोकोडाइल मिलता है नहीं मिलता है, ये बोल रहा है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या यहाँ पे मिलेगा। डेफिनेटली अगर क्रोकोडाइल है तो वो सॉल्ट नेचर का यहाँ पे होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। श्रू और तापिर जो है ये वेस्टर्न घाट में मालाबार रीजन में मिलते हैं। बोथ आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर एक्चुअली करेक्ट। इसके अंदर देख लेते हैं तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो हमारी एस्टुरीज में, मैंग्रोव के अंदर हैबिटेट में, कोस्टल वाटर के अंदर में जो अंडमान निकोबार है उसमें तो मिलेगा साथ में, क्योंकि क्वेश्चन में अंडमान निकोबार है लेकिन साथ में उड़ीसा सुंदरबन वाले रीजन, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में मिलता है। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल की फॉर्म में ये एनिमल है। एग्रेसिव नेचर का, ऑफ कोर्स आप जानते हैं इसका जो 470 psi के आसपास में इसकी पकड़ होती है। अगर किसी चीज को पकड़ लेते हो उसको इजीली छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट जो है श्रू और जो तापिर नाम के जो है हमारे पास स्पीशीज, ये भी हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है मालाबार रीजन में वेस्टर्न घाट की हमें दिखाई देता है। सुंगर नाइगर, सनकस नाइगर इसका साइंटिफिक नेम है, वेस्टर्न घाट में दिखेगा और मालाबार रीजन के अंदर में हमें ये दिखाई देता है। ये है हमारा इंडिया और ये मान लीजिए ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट और इतने वाले रीजन को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। लगभग दमन एंड दीव से न्यू मैंगलोर तक हम इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली द काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट। और ये वाला जो रीजन है कन्याकुमारी तक, लगभग न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, ये प्लेन्स एरियाज होते हैं तो मालाबार कोस्ट के अंदर में ये हमें दिखाई देगा। और ये स्मॉल इंसेक्टिवोर्स मैमल है दैट प्रेफर डेंस फॉरेस्ट। तो डी का 10th का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। बढ़ते हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फिनोमिना फाउंड वेयर इन द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कॉपुलेशन। मेटिंग के बाद में ये फीमेल जो है मेल को ही किल कर देती है। तो आप ये देखिएगा कि इसमें एक नॉर्मल नेचर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एनिमल है जो अपनी ही स्पीशीज को खा सकते हैं। ठीक है, पिट वाइपर उतना नहीं खाते, हनी भी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई भी नहीं सुना होगा। तो जो आंसर हमारे लिए बैठता है वो डेफिनेटली फिट बैठ जाता है हमारा ये एक तरीके से स्पाइडर। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया भी रहना चाहिए पहले से कि जो स्पाइडर है वो फीमेल जो स्पाइडर होती है, सारी स्पाइडर डेफिनेटली ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी स्पीशीज है स्पाइडर की। स्पाइडर के अंदर भी कुछ 100 स्पीशीज आप जानते होंगे। वो जो स्पीशीज है वो उनमें से काफ़ी स्पीशीज ऐसा करती हैं कि जो फीमेल है, यहाँ पे मैंने फोटो लगाया हुआ है, जो फीमेल है वो मेल को खा जाती है और उसको मार देती है आफ्टर द सेक्सुअल कैनिबलिज्म। ठीक है, अब इसको ऐसा लगता है कि ये जो मेल है अब किसी और के साथ में मेटिंग ना कर पाए। ओके, सो अगर हम इसके अंदर भी देख रहे हैं सर्टेन स्पीशीज जो स्पाइडर की, जैसे ब्लैक विडो स्पाइडर है, रेड बैक स्पाइडर है और प्रेइंग मेंटिस स्पाइडर है। ये एक तरीके से मेंटिस बोल सकते हैं, कीड़ा एक बहुत बड़ा, ये स्पाइडर कैटेगरी का नहीं है लेकिन बिहेवियर इसका भी सेम होता है। तो आंसर इसका होगा सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक। ऐसा स्नेक दो दूसरा स्नेक खा लेता है, कैनिबल और इस तरह के जो एनिमल्स है। एक स्पीशीज अपने ही स्पीशीज को अगर खा जाए तो इसके अंदर में आपको पता ही चल रहा है स्नेक है, लेकिन अब पूछा गया है कि स्नेक के अंदर कौन सा ऐसा स्नेक है। अब आप सोचिएगा, आपसे क्या, आप कितने सारे वेराइटी है, कई हजार वेराइटी है हमारी स्नेक की, क्या आप सबको जानते होंगे? तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि सिंपली आपको याद रखना है, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि हमारे आसपास कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूज रही होगी या फिर हम जानते होंगे। कॉमन जनरल स्टडीज हमारे पेपर में आ रहा है, तो जनरल स्टडीज हमें क्या बताती है कि हमें कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज ही हम आसपास हम पढ़ते हैं, लिखते हैं उनके बारे में, स्कूल में, कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में हम देखते हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसी स्पीशीज होगी जो बहुत ज़्यादा कॉमन भी होगी और इसी तरह से पूछा होगा। अदरवाइज ऐसा कोई आपने क्रेट नाम शायद कभी नहीं सुना होगा। रेटल स्नेक तो सुना होगा, ये छोटा होता है, ठीक है, और जो वाइपर है ये भी सुना होगा आपने, बट इनको खुद स्नेक को खाते हुए नहीं देखा होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे है ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके नाम से नाग मिसाइल तक बनाई गई है, तो आप जानते हैं वो क्वेश्चन है का आंसर होगा यहाँ पे
तो दिस इज ब्लैक कोबरा। ये मैंने फोटो यहाँ पे लगाई हुई है। ये एक स्नेक दूसरे स्नेक को खा रहा है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। और ये जो इसका जो ये नेक वाला पार्ट होता है, इसको कंप्रेस करके ये वेनम बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो किंग कोबरा जो है ये बहुत सारी चीज़ें खा सकता है, लगभग ऐसी चीज़ें भी खा लेता है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। तो रैट स्नेक और ये जो है वेनमस होते हैं, और ये कई बार ऐसे स्नेक को भी खा जाता है। लार्जेस्ट वेनमस स्नेक जो है इन द वर्ल्ड यही है हमारा ब्लैक कोबरा। 18 फीट तक के ये हो जाते हैं। इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्टर्न घाट्स में आपको इसकी कॉमनली ये पॉपुलेशन हमें दिख जाएगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोर्स प्लांट? ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ओके, ये आपको ये सिंपली बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे आप लोग, या फिर इकोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी लिस्ट आपको पहले से ही मिल जाती है। जैसे कि हो गया जूनिपर, ओके, जैसे कि हो गया हमारा निपैंथिस, निपैंथिस, जैसे हो गया हमारा पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, जैसे संड्यू, संड्यू, डियोनिया, बटलर वोर्ट, बटलर वोर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, वाटर फ्ली ट्रैप, वाटर फ्ली ट्रैप। ये सारे स्पीशीज हम पहले ही देखते हैं चैप्टर्स में हमारे ये जो इकोलॉजी में। तो यहाँ पे इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो है ये आपको इसमें से बस बताने हैं। जो यही कुछ कॉमन है जो बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़ पे में या फिर रहते हैं और हमारे पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर ये एक बार लिस्ट आपने कर ली तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। पिचर प्लांट इसमें से इंसेक्टिवोर्स प्लांट है। जब ये इसकी जो स्पीशीज़ है उसको जब खाना पूरा ठीक से नहीं मिल पाता है तो ये कई बार इंसेक्ट को खाने लग जाती है। खाने का तरीका क्या है, ये उसको ट्रैप कर लेती है और ट्रैप करने के बाद धीरे धीरे उसको कंज्यूम करती रहती है। यहाँ फोटो मैंने इसको लगाया हुआ, इस तरह का ये पिचर प्लांट दिखता है। इसके अंदर में जब कोई ट्रैप हो जाता है तो ये ऊपर से इस फ्लैप को बंद कर देती है। जैसे दिख रहा होगा ये जो लीफ है इसके ऊपर ये हाइड कर देगी और फिर ये कवर हो जाएगा, वो स्पीशीज बाहर नहीं निकल पाएगी और धीरे धीरे उसको ये कंज्यूम करता रहेगा। ठीक है, और ये आपको बॉक्स में, स्वैम्स में, दलदल में रीजन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। मॉडिफाइड लीव्स होती हैं इसकी, जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है मॉडिफाइड लीव्स है, और ये एक तरीके से अपने खाने को पूरा करने के लिए इसको यूज़ करा। और अगर स्पीशीज़ देखें निपैंथिस और इसके में जो सारासीनिया है और दार्लिंगटोनिया है, ये आपका और दूसरे हमारे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, और ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे ही दी है। तो 13 का बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप? एप नहीं है, तो आपको ये एप नहीं है ये आपको देखना है। डेफिनेटली लंगूर जो है वो एप कैटेगरी में नहीं आता है। तो लंगूर इज नॉट अ एप फैमिली। ये एक तरीके से ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी इसको हम बोलते हैं। लॉन्ग टेल होती है और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। एप जो होते हैं वो फैमिली होमिनिडेई के होते हैं, वो होते हैं ग्रेट एप्स यहाँ पे। और लेसर एप की जो होती है होली बिटेडेई की फैमिली होती है। टेल इसमें या तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत कम होती है। बड़ा ब्रेन होता है और एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं कंपेयर टू द मंकी। थोड़ा सा ज़्यादा आप बोल सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, एकदम एक्शन लेने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि गिबन हो गया, गोरिल्ला हो गया, ओरंगटन हो गया, ये इसी पर्टिकुलर एप कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ में। राइस फील्ड, आपको बताना है राइस फील्ड, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल, वेटलैंड, किस में से कौन सा मीथेन का सोर्स है? मीथेन कहाँ से निकलती है? मीथेन एक बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कंपेयर करें, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कंपेयर करें, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो इम्पैक्ट है वो कम है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज देख रहे हैं मान लीजिए, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करें तो मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 24 है। N2O का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 298 है। PFC का अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देख रहे हैं लगभग 14,000 है। वहीं पे अगर हम HFC का अगर हम देख रहे हैं मान लीजिए तो ये लगभग
सॉरी ये 12,000 के आसपास, अगर ये 14,000 के आसपास ये होगा, और अगर हम देख रहे हैं SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये 22,600 के आसपास में इसका इम्पैक्ट है। तो ये लिस्ट हम ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की जब हम UNFCCC की जो क्योटो प्रोटोकॉल है जब उसको पढ़ते हैं तब ये आपने इसको किया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 24 मीथेन जो है कहाँ से निकलता है, इसका बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये लगभग चारों जगह से, यानी राइस फील्ड से भी निकलता है, कोल माइनिंग से भी निकलता है, डोमेस्टिक एनिमल से भी निकलता है, और वेटलैंड से भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का मीथेन निकलता है। और अगर आप 2025 में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोबारा से न्यूज़ में चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 2008 का जो टॉपिक है 2025 में भी रिपीट हो रहा है, 2024 में भी था, 22 में भी था, 21 में भी था। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर एक बार ठीक से आप कर ले तो फिर आप क्वेश्चन इसको छोड़ेंगे नहीं। तो 15 का डी आंसर हमारा जो है ये करेक्ट होगा। देख लेते हैं इसके अंदर में मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, पैडी क्रॉप्स में यूज हो रही है, और जो सोर्स ऑफ मीथेन है ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है राइस फील्ड के अंदर में, उसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है। वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होती है उसमें लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट जनरेट हो जाता है, जिससे मैथोजेनिक जो बैक्टीरियाज हैं वो जनरेट होते हैं। कोल माइनिंग के अंदर में ये बहुत ज़्यादा होता है। और डोमेस्टिक लाइवलीहुड जो होता है हमारा, जो काव बफेलो और ये सब जो होते हैं, इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है इनकी वो बहुत ज़्यादा मीथेन निकालती है, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर में एक मैथोनोजन नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी चीज़ ये गाँव बफेलो गोट खाती हैं उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से मीथेन बहुत ज़्यादा निकलती है। गोबर गैस आपने सुना होगा, गोबर गैस प्लांट्स होते हैं गाँव के अंदर में। तो गोबर गैस प्लांट का मतलब है कि जो इस गैस के अंदर में जो इनका जो फेसिस होगा, जो इनका वेस्ट होगा, जिसको हम गोबर यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके अंदर में मीथेन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया था वो इनके गट्स में प्रेजेंट था, उसने फूड को मीथेन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ से हम ये मीथेन निकाल सकते हैं। और इससे जो है चूल्हा भी जलाया जाता है विलेजेस के अंदर में, LPG की जगह मीथेन गैस से वहाँ पे चूल्हा जलाया जाता है। तो ये जो आंसर है थर्ड जो है वो डोमेस्टिक लाइव। और अगर हम वेटलैंड की अगर हम बात करेंगे तो वेटलैंड एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन रहा है आजकल कि उसमें मीथेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसके अंदर में लोग मार्शेस, स्वैम्प और पीटलैंड ये सभी वेटलैंड के टाइप हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है लोग डंप करते हैं, जिसकी वजह से मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में मीथेन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्पेशली US के अंदर में, न्यू मैक्सिको, टेक्सास और इनके रीजन के अंदर में जब से मीथेन का एमिशन बहुत बड़े लेवल पे हुआ और लीकेज हुई, तब से इन्होंने प्लेज लिया कि हम मीथेन को कम करेंगे। तो COP26 की जो UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी COP26, वहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज। इसके अंदर में मेनली US और यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज आपस में इन्होंने प्लेज लिया है। अब के बात अगर हम अभी देखें तो लगभग 111 कंट्रीज का पार्ट बन चुके हैं, जो लगभग 45% ग्लोबल ह्यूमन जो कोज्ड मीथेन प्रोड्यूस करती है। इंडिया फिलहाल इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे, साइन करेंगे, तो हमें भी बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अभी इंडिया फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन सून वी विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल मीथेन प्लेज। जो है उसके अंदर में एक वर्ड यूज किया जा रहा है 30/30। 30/30 यूपीएससी प्री में डायरेक्टली पूछा जा सकता है 30/30 क्या है। तो 2030 तक 30% तक एटलीस्ट हम जो ग्लोबल मीथेन है उसको हम कम कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा डी आंसर, 15 का डी आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 16 क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ दी, यानी आउट ऑफ ऑल दी बायोस्फीयर रिजर्व जो भी हमारे पास इंडिया के अंदर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारी जो इंडिया है उसके अंदर है। 4 हैव रिकॉग्नाइज्ड ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क बाय यूनेस्को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ये आपको ध्यान रखना है, 2008 के पेपर में पूछा गया, उस टाइम पे जो था नहीं था, ठीक है, वो आपको करना। आज के टाइम पे अगर ये है तो डेफिनेटली उसको फिर इंक्लूड नहीं करना पड़ता है, तो रॉन्ग आंसर हो जाता है ये। बट हम 2008 की बात करें तब तक कंचनजुंगा जो है वो हमारे यूनेस्को के अंदर में नहीं था। बायोस्फीयर रिजर्व भी उस टाइम पे कम हुआ करते थे और कंचनजुंगा उस टाइम पे नहीं था। आज के टाइम पे हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो डायरेक्टली यूनेस्को की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, और हमें रूल्स एंड रेगुलेशन यूनेस्को के ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो कंचनजुंगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सिक्किम में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो
गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में, नंदा देवी 2004 में, सुंदरबन जो है 2001 में, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो 2000 के अंदर में यूनेस्को की लिस्ट में आया। आज के टाइम जो है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। टोटल हमारे पास ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं: नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, दिब्रू सखोई, दिहांग दिबांग, पंचमनी, कंचनजुंगा, अगस्त्यमलाई, अचानकमर, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट है, शेषावलम और पन्ना। इसमें से जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं वो याद रखिएगा कि ये सारे जो मैंने मार्क किए हैं ये सब यूनेस्को की डायरेक्ट लिस्ट में आते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जो यूनेस्को की कौन सी लिस्ट में ये आते हैं, यानी ये बायोस्फीयर रिजर्व वाली लिस्ट के अंदर में है। टोटल 18 में से 11 हैं अभी के टाइम पे, तो 16 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नेशनल पार्क। आज के टाइम पे जैसे आपको पता है 106 नेशनल पार्क है, तो 2008 में जो नेशनल पार्क होंगे वो आपको याद होना, उस टाइम पे जो स्टूडेंट ने दिया होगा। आज के टाइम पे 106 है, तो वो आपको याद करने की कौन से सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा कम कहाँ पे है और कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है सिंपल सा, अंडमान एंड निकोबार के अंदर में सबसे ज्यादा है। ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं, अरुणाचल में 2 हैं, आसाम में 7 हैं और मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं। तो अंडमान एंड निकोबार इज द करेक्ट आंसर। ये पूरे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे अगर नेशनल पार्क अगर देखेंगे तो कैंपबेल, गलाथिया, जो गलाथिया वाला जो है अभी फिलहाल के लिए न्यूज में चल रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस तरीके से हम लोग रिलेट कराते हैं पास्ट की चीज़ों को अभी तक। ठीक है, टॉपिक आप देखिएगा वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन ना आके पूछा जाएगा गलाथिया के बारे में पूछा जाएगा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आई है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने के अब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो टॉपिक देखिए, पुराने ईयर क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है, टॉपिक हमें पता चल जाता है कौन कौन से, और जब न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आएगी तो उसको वहाँ से रिलेट कर लें। तो ज़्यादातर आप देखेंगे अगर आपने ऐसा कर लिया 1 साल तक तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे प्री के अंदर और मेंस के अंदर में। तो 17 का ए आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, इज वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंडर द CDM द प्रोजेक्ट हैंडल्ड पर्टेनिंग ओनली टू द एनेक्चर 1 पार्टीज या फिर कंट्रीज। दिस एक्चुअली इज रॉन्ग। ठीक है, जब आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे जो कि 1997 में हुआ, इसका टाइम पीरियड 2008 से लेकर 2012 था। वो बात अलग है कि हम इसी को एक्सटेंडेड वर्जन इसी को अब आज भी यूज कर रहे हैं। तो उसमें 3 मैकेनिज्म लाए गए, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। पहला था कार्बन ट्रेडिंग और दूसरा है हमारा ये CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा है हमारे पास ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। कार्बन ट्रेडिंग में क्या होगा, जिन कंट्रीज को हमने कुछ अलाउ किया है, मान लीजिए इस कंट्री को हमने 100 यूनिट अलाउ किया गया, दूसरी कंट्री को भी 100 कार्बन डाइऑक्साइड ही अलाउ है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर इसने एफर्ट डाल के 80 कर दिया और इसने वो एफर्ट नहीं डाले, 120 इसने यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस कर दी, तो ये क्या कर सकता है, इसके पास +20 है, यानी ये पॉजिटिव में, इसके पास -20 पॉइंट्स है, तो ये जो है ये इससे खरीद सकता है। इसको हम बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है, यानी जितना आपको अलाउड है 100 अलाउड है, और आपने अगर ज़्यादा कम कर दिया तो एक दूसरे से आप बाद में पॉइंट्स खरीद सकते हैं। ये एक शेयर मार्केट पे होता है। दूसरा मैकेनिज्म होता है CDM का मतलब है अगर ये कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज अगर ये नहीं कर पाई, तो जो नॉन एनेक्चर कंट्रीज हैं, नॉन एनेक्चर 1 कंट्रीज है जिसके अंदर में डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो जो एनेक्चर वाली जो कंट्रीज है ये नॉन एनेक्चर कंट्री के अंदर जाके उनका जो पॉल्यूशन है उनको कम करेगी, तब इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एमिशन रिडक्शन। तो CDM जो है वो उससे रिलेटेड है। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन है कि जब ये आपस में ही एक दूसरे के कंट्री में जाके उनका पॉल्यूशन कम करे। तो पहला है कि कोई किसी कंट्री में नहीं जा रहा है,
अगर किसी का ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, जिसका कम है वो पॉजिटिव में है, जिसका ज़्यादा हो गया वो नेगेटिव में है, तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ये, और अपने पॉइंट्स को शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं। दूसरा है, अगर कंट्री को बोला गया है कि 100 प्रोड्यूस करना है, कंट्री को बोला गया है कि 100 प्रोड्यूस करना है, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे 200, तो डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, तो अब इस कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिसको हम नॉन एनेक्चर कंट्रीज बोल रहे हैं, उनके अंदर जाके उनका पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, मेट्रो ट्रेन लानी पड़ेगी, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होगा। और जब इनका पोल्यूशन लेवल कम हुआ तो 100, अगर मान लीजिए इन्होंने यहाँ इस कंट्री के अंदर में नॉन एनेक्चर के अंदर में 100 पॉइंट कम किया, तो यहाँ जो इसने अपना खुद का 100 एक्स्ट्रा कर दिया था वो 0 हो जाएगा, फिर इसको कुछ भी फाइन पे नहीं करना है, तो दैट इज नॉन एज CDM। तो यहाँ पे जो है हमारा ये एनेक्चर 1 जो डेवलप्ड कंट्रीज लिखा हुआ है ये नहीं होगा, नॉन एनेक्चर 1 यानी डेवलप्ड कंट्रीज जो एनेक्चर B है, और जो नॉन एनेक्चर है यानी डेवलपिंग कंट्रीज, नॉन एनेक्चर जो कंट्रीज है 1, इसके बीच में होता है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 19 क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड। ये कहाँ पे हुआ? अफ्रीका के अंदर में, जोहान्सबर्ग में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2008 में ये बहुत ज़्यादा, 7 में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा होगा, ठीक है। जोहान्सबर्ग में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस होता है। साउथ अफ्रीका के अंदर में 2002 के अंदर में, साउथ अफ्रीका के अंदर में जोहान्सबर्ग, वहाँ पे ये हुआ था। Rio+20, रियो तो आप जानते ही हैं ये है ब्राज़ील के अंदर में, +20 का ग्रुप बनाया गया था जिसकी मीटिंग यहाँ पे हुई। और रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में 1992 का यहाँ पे समिट हुआ था। पर्पस था कि पॉवर्टी के बारे में बात करें कि पॉवर्टी अगर हटेगी तभी हम पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। वाटर पॉल्यूशन और सैनिटेशन के ऊपर बात करा, जो कंट्रीज के बीच में जो गैप बढ़ रहा है उसके बारे में बात किया, यानी गैप बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, एक कंट्री दूसरे को हेल्प नहीं कर रही है। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर में भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको जोहान्सबर्ग इसका आंसर होगा, 19 का C आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 20, कौन सी मिनिस्ट्री है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री, याद रखिएगा स्टेट मिनिस्ट्री नहीं है, यूनियन मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन। अब बायोडीजल है अगर मान लीजिए, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत ही क्लोज अप्रोच है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो डेफिनेटली ये तो हो तो कुछ भी सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपने बायोडीजल मिशन नहीं पढ़ा है तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन बायोडीजल मिशन डेफिनेटली रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ये पूरा का पूरा डायरेक्टली मिनिस्ट्री जब जाएंगे रूरल डेवलपमेंट, सामने सीधा लिखा हुआ है बायोडीजल मिशन, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रूरल मिनिस्ट्री इसका आंसर होगा। ये आपको सिंपल, जो जैसे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जब उसने एक जेट्रोपा नाम का एक प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए बोला था कि कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर में हम जेट्रोपा को, और एक और दूसरा इसमें प्लांट था कारंज को ही हम अलाउ कर रहे हैं फिलहाल के लिए। बड़े लेवल पे अगर कमर्शियल आप बेचना चाहते हैं तो इन दोनों को ग्रो कीजिए, इनसे बायोडीजल बनाइए और उसको आप बेच सकते हैं। तो बायोडीजल मिशन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये जो आंसर है इसका D, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह के जो सीरीज है हम आगे भी लाते रहेंगे, और हम अब फिलहाल के लिए हमने 2006 से लेकर 2008 तक की है, फिर अब 2009 के बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इसको करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।